Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the Unit 2 of your Class 12 NCERT Legal Studies book. The unit's name is Alternative Dispute Resolution ADR in India. We shall be doing this unit in two parts because it is a very lengthy unit, number one. Number two, last year I did it in one shot, but काफ़ी सारे topics, कुछ case laws रह गए थे, तो इस बार I just told you in the first unit itself कि I shall be covering each and every topic that is given in your NCERT book, ताकि आपको किसी भी और रिसोर्स की ज़रूरत ना पड़े कि एक बार अगर आपने मेरे वीडियोस देख लिए, ये पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 रिलीज होगा, ठीक है। ये दोनों वीडियोस अगर आपने देख लिए तो आपको कोई भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने CBSE बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर मैं सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 1 तो ऑलरेडी कवर्ड है, यूनिट 2 दो पार्ट्स के अंदर कवर हो जाएगी, फिर 3A, 3B, 3C, 3D, 4ABC, 5A, B, 6, 7, 8 सारी की सारी यूनिट्स, कुछ यूनिट्स है वन शॉट के अंदर कवर हो जाएगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, टॉर्ट्स है, वो छोटी यूनिट्स है, वो वन शॉट के अंदर कर लेंगे। और ये जो लेंदी यूनिट्स है जैसे ADR, जुडिशरी, इंटरनेशनल लॉ, ये हम दो दो पार्ट्स के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली बनी हुई होगी चैनल के ऊपर, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको सारे वीडियोज एक्सेस करने हैं, ठीक है। एक रात पहले बोर्ड एग्जाम के अगर तब भी ये देख के जाओगे ना, तो भी आई एम जस्ट गारंटिंग यू कि भाई आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी रहूंगा और इसके अगले साल आपके जूनियर्स के साथ भी मैं रहूंगा, ठीक है। दिस सीरीज इज बीइंग क्यूरेटेड फॉर योर CBSE बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन। आई एम सौरभ राजबिवाल, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग। आज हम बात करने वाले यूनिट 2 के बारे में। यूनिट का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में ADR भी कहते हैं, ADR इन इंडिया पार्ट 1। तो कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, वी विल स्टार्ट विद द एडवर्जेरियल एंड इंक्विजिटोरियल मॉडल्स ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन, ठीक है। ये यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है। इसके बाद में हम इन दोनों मॉडल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। देन ADR की डेफिनेशन, सेक्शन 89 ऑफ CPC, प्रॉब्लम्स फेस बाय कोर्ट्स, देन बेनिफिट्स ऑफ ADR, देन टाइप्स ऑफ ADR, ठीक है। टाइप्स ऑफ ADR के अंदर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, बहुत सारी चीजें आ जाती है। बट आज के लेक्चर के अंदर या फिर आज के पार्ट के अंदर वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द आर्बिट्रेशन एंड द केस लॉस विच आर रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो हम आर्बिट्रेशन के बारे में समझेंगे, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड इज बेसिकली अ जजमेंट गिवन बाय एन आर्बिट्रेटर। उसके बाद में टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर मैंने आपको बस एक टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन की लिस्ट बता दी थी, इनको एक्सप्लेन नहीं किया था, बट आज आपके लिए दो अलग अलग स्लाइड है जिसके अंदर ये जो टोटल 6 तरीके के आर्बिट्रेशन है इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 3 केस लॉज है जो मैंने लास्ट ईयर कवर नहीं किए थे, वो इस बार कवर्ड है। बाल्को वर्सेस केसर है, ठीक है। इट इज अ वेरी लेंथी केस और आपकी बुक के अंदर तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर केस इन वेरी इजी लैंग्वेज। उसके बाद में कोंकण रेलवे वर्सेज मेहुल कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में फॉरेस्ट डे लॉसन वर्सेज जिंदल एक्सपोर्ट, ठीक है। ये 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक अमेंडमेंट भी हुआ था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको अगले लेक्चर के जो टॉपिक होंगे, पार्ट 2 के जो टॉपिक होंगे वो बता दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द एडवर्जेरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम्स ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन। तो देखो, लीगल सिस्टम इन दिस वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मॉडल्स। तो पूरे विश्व के अंदर जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उनको 2 अलग अलग तरीके के मॉडल्स के रूप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एडवर्जेरियल सिस्टम जो इंडिया के अंदर चलता है, और दूसरा है इंक्विजिटोरियल सिस्टम जो जर्मनी, रशिया, इन देशों के अंदर चलता है, ठीक है। देयर आर 2 काइंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस, 2 काइंड ऑफ लॉ सिस्टम्स, लीगल सिस्टम्स। पहला है कॉमन लॉ सिस्टम, दूसरा है सिविल लॉ सिस्टम, ठीक है। अब आप इसको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ से कंफ्यूज मत करना। सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग आर ब्रांचेस ऑफ लॉ एंड दीज आर सिस्टम्स ऑफ लॉ, ठीक है। ये अलग चीज है और वो अलग चीज है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यूनिट 3 के अंदर वो चीजें डिस्कस होगी। अब यहाँ पे देखो, इंडिया एक कॉमन लॉ सिस्टम है। कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर क्या होता है, जजेस के पास लॉ मेकिंग पावर होती है, और कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर जनरली एडवर्जेरियल सिस्टम चलता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा है सिविल लॉ सिस्टम। सिविल लॉ सिस्टम के अंदर जजेस के पास लॉ मेकिंग पावर नहीं होती है, मतलब वो जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, और वहां पे ये जो सिविल लॉ कंट्रीज होती है वहां पे मेनली इंक्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब एडवर्जेरियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो पार्टीज इन अ लीगल प्रोसीडिंग डेवलप देयर ओन थ्योरी ऑफ द केस एंड गैदर एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम्स। द पार्टीज आर असिस्टेड बाय देयर लॉयर्स हु टेक प्रोएक्टिव रोल इन डिलीवरिंग जस्टिस। तो देखो, एडवर्जेरियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, सपोज दैट देयर इज अ केस A वर्सेस B, ठीक है। 2 पार्टीज है, A
वर्सेस बी एक केस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए अपना लॉयर लेके आएगा, बी अपना लॉयर लेके आएगा, दोनों के दोनों लॉयर्स अपने अपने विटनेस प्रेजेंट करेंगे, अपने अपने एविडेंस प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जज का क्या काम रहेगा, जज विल जस्ट इवेलुएट, जज दोनों पार्टीज को सुनेगा, इवेलुएट करेगा, जो भी पार्टी की बात उसे सही लगेगी वो उसके फेवर में जजमेंट दे देगा, ठीक है। सो दिस इज एडवर्जेरियल सिस्टम। यहाँ पे जज का रोल कम होता है, लॉयर्स का रोल ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में इंक्विजिटोरियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो जज या फिर जो डिसीजन मेकर है टेक्स अ सेंटर स्टेज इन डिस्पेंसिंग द जस्टिस। रोल ऑफ जज और डिसीजन मेकर इज एक्टिव एज ही और शी डिटरमाइंस द फैक्ट्स एंड इश्यूज इन द डिस्प्यूट्स। एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इज डन बाय द जजेस ओनली, ठीक है। तो इंक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर देखो क्या होता है कि जज जो है वो एक सेंटर स्टेज रखता है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्वेश्चनिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग जज करता है। उसके अलावा एविडेंस वगैरह मंगवाना, पुलिस के साथ मिलके काम करना, ये सारे के सारे काम जज करता है, ठीक है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है सिविल लॉ कंट्रीज के अंदर, एग्जांपल है रशिया, जर्मनी। सिविल लॉ कंट्रीज के अंदर जजेस जो है वो कोर्ट के अंदर एक बहुत प्रोएक्टिव रोल निभाते हैं, लेकिन उनके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं होती है। जबकि एडवर्जेरियल सिस्टम की हम बात करें तो जजेस का जो रोल है वो काफी कम होता है, दे आर मियरली एन इवेलुएटर, लेकिन जो उनके जजमेंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। देयर जजमेंट बिकम्स अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, जैसे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर हुआ था, 1973 का केस है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसी के अंदर ले डाउन किया था, ठीक है। इंडिया के अंदर एडवर्जेरियल सिस्टम चलता है, इंडिया इज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, और यहाँ पे लॉयर्स का रोल कोर्ट के अंदर ज्यादा होता है, लेकिन जो जजेस का जजमेंट है उसकी वैल्यू एक प्रेसिडेंशियल वैल्यू या फिर एक लॉ की वैल्यू रखती है। आई गेस ये दोनों सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द एडवर्जेरियल सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो देखो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी एन इफेक्टिव वे टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेसेस प्रेजेंटेड। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के साथ साथ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी होता है, ठीक है। अब मान लो देखो दो अलग अलग पार्टीज है, मान लो सौरव वर्सेस राहुल, ठीक है, मेरे और राहुल के बीच में एक केस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है कि मैंने कुछ विटनेसेस प्रेजेंट किए, मैंने कोर्ट के अंदर 2-4 विटनेस प्रेजेंट किए। अब मेरा वकील जो मेरे विटनेस से सवाल पूछेगा उसको बोला जाता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है। अब देखो मेरे विटनेस है, मेरे वकील के प्रेजेंट किए हुए विटनेस है, मतलब वो मेरी ही भाषा बोलेंगे। अब उनके साथ जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वो राहुल का वकील करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है वो एडवर्जेरियल मॉडल के अंदर बहुत इफेक्टिव वे होता है विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करने का, ठीक है। उसके बाद में द पार्टीज मे बी मोर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिजल्ट व्हेन दे आर गिवन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। तो यहां पे देखो पार्टीज पूरा का पूरा केस अपने वकील के थ्रू कंटेस्ट कर रही होती है, तो इस वजह से उनका कंट्रोल ज्यादा होता है केस के ऊपर। और अगर कंट्रोल ज्यादा है, मतलब आपने पूरा केस अपने हिसाब से कंटेस्ट किया है, तो आप अपना जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करने के अंदर भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो। अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ जस्टिस सिस्टम फॉल्स अपॉन द पार्टीज, क्योंकि वकील खुद हायर करना पड़ेगा तो पैसे भी खुद के लगेंगे, तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में दिस क्रिएट्स एन इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स द लिटिगेंट्स, बिकॉज देखो ये बात है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसे वो ज्यादा अच्छा वकील ला सकती है, ज्यादा अच्छा वकील होगा तो केस जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बिल्ट हो जाता है। द रोल ऑफ लॉयर्स एंड प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज में प्रोलॉन्ग द ट्रायल एंड लीड टू डिलेज। तो देखो यहाँ पे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, ट्रायल्स बहुत लंबी चलती है, तो कई बार जो जस्टिस है वो डिलेड हो जाती है, डिसीजंस लेट आते हैं। उसके बाद में जज इज मोर ऑफ एन इवेलुएटर देन एन एडजुडिकेटर। तो देखो जज का काम होता है जजमेंट देना, एडजुडिकेट करना, बट यहाँ पे देखो जज बेचारा दोनों के आर्ग्यूमेंट सुन रहा होता है और बस इवेलुएट कर रहा होता है किसके बेटर है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत इसके अंदर आती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्जेरियल मॉडल। नाउ डिस्कसिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्विजिटोरियल सिस्टम। तो यहाँ पे देखो एडवांटेजेस की बात करें तो सिस्टम ऑफर्स प्रोसीजरल एफिशिएंसी एज द एक्टिव रोल ऑफ जजेस प्रिवेंट्स डिलेज एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल्स। तो देखो जजेस अगर पूरा का पूरा काम कर रहे हैं तो ट्रायल्स फटाफट हो जाती है, डिलेज नहीं होते, तो प्रोसीजर इसमें स्मूथ चलता है क्योंकि जजेस का पूरा कंट्रोल रहता है, तो केस जल्दी सॉल्व हो जाता है, टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद में सिस्टम प्रिजर्व्स इक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज एज द स्ट्रॉन्गर पार्टीज विथ मोर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्ट लॉयर्स मे नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द जजेस। तो यहाँ पे देखो जो अमीर पार्टीज होती है, जो अच्छे वकील भी लेके आ जाती है, उनको भी कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि पूरा का पूरा रोल यहाँ पे जज का होता है, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखो सिंस द जज एक्ट्स एज एन इन्वेस्टिगेटर और ही और शी कैन नो लॉन्गर रिमेन न्यूट्रल टू इवेलुएट द केस विथ एन ओपन माइंड। तो यहाँ पे एक चीज देखिए
कि जज जो है ना वो पूरे केस को इन्वेस्टिगेट भी कर रहा होता है इनक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर, उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल होता है। तो अगर वो इंसान इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ बायस होने लग जाए या किसी की स्टोरी की तरफ रिलेट करने लग जाए, ठीक है। तो जो न्यूट्रलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, मान लो वी आर वॉचिंग मूवी जो अभी रिसेंटली चल रही है, दैट इज धुरंधर, ठीक है। तो उसमें वो रहमान डकैत, अक्षय खन्ना, ये काफी वायरल हो रहा है, ठीक है। ही वॉज बेसिकली ए क्रिमिनल, दैट टू अ पाकिस्तानी क्रिमिनल, बट पीपल आर seeing these dialogues like अस्सलाम वालेकुम ल्यारी एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और वो एक अजीब सा अरेबिक गाना है, ठीक है, वो पता नहीं खूस फूस पता नहीं क्या चल रहा है, जो भी है समझ में नहीं आता, बट वाइब तो काफी प्यारी है उस गाने की। पीपल आर वाइबिंग ऑन दैट एंड पीपल आर सेइंग रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। अरे भाई वो पाकिस्तान का एक गैंगस्टर था जिसका तुम नाम ले रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वी आर रिलेटिंग टू दैट स्टोरी बिकॉज वी जस्ट लाइक दैट कैरेक्टर, वी लाइक दैट ऑरा एंड वी आर रिलेटिंग टू दैट स्टोरी। अब यहाँ पे इनक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर भी यही होता है कि देखो जज है तो ह्यूमन बीइंग ही, वो किसी ना किसी स्टोरी के साथ रिलेट करने लग जाते हैं। अब मान लो रहमान डकैत का केस इनके पास आ गया, जज का पूरा रोल है, अब रहमान डकैत उन से ये रिलेट करने लग गए तो हो सकता है उसके फेवर में जजमेंट दे दे जो नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। आई गेस इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। वैसे मैं इतना ओपन अप करता नहीं हूँ बट स्टिल चलो ठीक है, अब तो पुराने हो गए हैं, यूट्यूब पे 1 साल हो गया वीडियोस बनाते हुए, तो वो शायद कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखो देयर मे बी लैक ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर जजेस टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग। तो देखो जजेस का तो ये है कि भाई रात भर काम करो या फिर कोर्ट के अंदर काम करो, सैलरी तो सेम ही आनी है, ठीक है। अब एडवर्सेरियल मॉडल में तो क्या होता है, जैसे आपने कोई बहुत महंगा वकील हायर किया, वो काम अच्छे से करेगा तो पैसा अच्छा मिलेगा, आगे केसेस अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई वो है नहीं ना, सरकारी नौकरी है, जो सैलरी आनी है वो आनी है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा इंसेंटिव कम होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, एडवर्सेरियल और इनक्विजिटोरियल मॉडल हम दोनों समझ चुके हैं, उसके बाद में इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम देख चुके हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एडीआर, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो देखो इस शब्द का नाम आप पहले देखो, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है वो है कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट के अंदर जाके हम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। इसका जो अल्टरनेट है दैट इज नॉन एज एडीआर, ठीक है। अब इसको ढंग से हम समझते हैं, टिपिकली डिनोट्स टू वाइड रेंज ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड टेक्निक्स दैट पार्टीज कैन यूज टू सेटल डिस्प्यूट्स विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी अदर देन अ कोर्ट। तो देखो ये बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, बहुत अलग अलग तरीके हैं जो कोई भी पार्टीज यूज कर सकती है अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट के अलावा, ठीक है। कोर्ट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, उसके अलावा जो भी अल्टरनेट्स है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, इनको हम एडीआर या फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में द हिस्ट्री ऑफ एडीआर इन इंडिया प्रीडेट्स द मॉडर्न एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ इंडियन जुडिशरी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। तो देखो हमारे यहाँ पे जो फिलहाल जुडिशियल सिस्टम चलता है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट वाज पास्ड इन 1861, मद्रास, कोलकाता, उसके बाद में मुंबई, ये जो हाई कोर्ट्स है, इलाहाबाद, ये सारे के सारे एस्टेब्लिश हुए थे 1862 के अंदर। आईपीसी इंप्लीमेंट हुआ था 1862 के अंदर। तो ये लगभग 160-170 साल पुरानी बात है, लेकिन हमारे यहाँ एडीआर के मैकेनिज्म हजारों सालों से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इन वैदिक एज इन इंडिया स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स एग्जिस्टेड सच एज, तो वैदिक एज में इंडिया के अंदर ट्राइब्यूनल्स हुआ करते थे। तो पहला है कुला, कुला बेसिकली कुल से रिलेट करता है, कुल मीन्स फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर डिस्प्यूट्स ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, ट्राइब एंड कास्ट एंड रेसेस। उसके बाद में श्रेणी फॉर इंटरनल डिस्प्यूट इन बिजनेस, कॉर्पोरेशन एंड आर्टिसंस, एंड पुगा, पुगा फॉर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, कॉमर्स ब्रांचेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुला, पुगा और श्रेणी हमारे देश में बहुत हजारों सालों से चले हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करें इंट्रोडक्शन टू एडीआर का कंटिन्यूड वर्जन, पीपल्स कोर्ट और पंचायत। पंचायत का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत हमेशा से हुआ करती थी इंडिया में, आज से नहीं है, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट से ही नहीं आई है, ये हजारों सालों से थी। तो पीपल्स कोर्ट और पंचायत कंटिन्यू टू बी एट द सेंटर स्टेज ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन विलेजेस। एडीआर which at one point of time was considered a voluntary action on the part of the parties has now obtained statutory recognition with the enactment of a law named Arbitration and Conciliation Act of 1996 and Legal Services Authorities Act of 1987। तो देखो एडीआर जो है एक टाइम पे तो देखो ऐसे माना जाता था कि भाई मतलब वॉलंटरी है, लेकिन आज के डेट में इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला हुआ है। पहला तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, इसके अंडर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, इनको लीगल वैलिडिटी मिलती है। 1996 में ये लॉ पास किया था। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर लोक अदालत को लीगल वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडीआर मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी
is one of more radical step taken by legislature for promoting ADR in India। तो देखो सेक्शन 89 ऑफ CPC हम पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड्स के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये चीज़ ADR को रेफर करनी चाहिए, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो कोर्ट दोनों पार्टीज का कंसेंट लेके उसको ADR को रेफर कर सकती है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है ADR का मैकेनिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो देखो इसका इंट्रोडक्शन टू ADR का अगर मैं आपको जिस्ट बताऊं तो शुरुआत में पहले देख लो, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का कोई ना कोई अल्टरनेट हम ढूंढते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। कुला पुगा श्रेणी, ये 3 चीज हुआ करती थी। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। उसके बाद में ग्राम पंचायत हुआ ही करती थी। आज की डेट में एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन या लीगल रिकॉग्निशन है, 2 लॉज है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, जो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन इनको लीगल वैलिडिटी देता है और लोक अदालत को लीगल वैलिडिटी देता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। और उसके अलावा सेक्शन 89 ऑफ CPC भी है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, आई हैव बीन क्रिएटिंग वीडियोस फॉर क्लैट एज वेल, ठीक है। करंट अफेयर्स 4-5 वीडियोस हर महीने आई विल बी क्रिएटिंग, ठीक है। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट डू गो टू माय प्लेलिस्ट सेक्शन एंड चेक इट आउट, ठीक है। अभी दिसंबर खत्म होते ही मैं जनवरी के अंदर दिसंबर के सारे डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा आई हैव क्रिएटेड सीरीज फॉर लीगल रीजनिंग, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस भी क्रिएट करूंगा क्लैट से रिलेटेड। इस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट देन यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोस, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेक्शन 89 ऑफ CPC, तो यहाँ पे देखिए कि वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज। देखो पार्टीज का कंसर्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज मान रही है कि हम इस चीज को इन चीजों के लिए रेफर कर दें, तो कोर्ट ये कर सकता है। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं। तो वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट व्हिच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, कोर्ट शैल फॉर्मुलेट्स द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन, एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्टीज कोर्ट में रिफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट एंड रेफर द सेम फॉर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत और मीडिएशन। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि ये बाहर सेटल हो सकता है मामला, तो दोनों पार्टीज का कंसेंट लेके, अगर कंसेंट मिल गया तो सेक्शन 89 ऑफ CPC के अंदर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत या मीडिएशन को रेफर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू इनेबल द कोर्ट्स टू लीगली रेफर द मैटर्स टू ADR टू डिस्पोज ऑफ द केस एक्सपीडियंटली, मतलब फटाफट, और बैकलॉग को कम किया जाए, ठीक है। दिस इज सेक्शन 89 ऑफ CPC। अब प्रॉब्लम्स फेस बाय कोर्ट्स, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे देश के अंदर कोर्ट्स के पास है, वही है जजेस कम है, केसेस ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी वजह से ADR की हमें जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ADR में काम फटाफट हो जाता है और कोर्ट को इतना बर्डन नहीं आता। तो यहाँ पे देखो दीज प्रॉब्लम्स आर देयर। सबसे पहला वाला ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ, तो लैक ऑफ नंबर ऑफ कोर्ट एंड जजेस विच क्रिएट्स इनएडिक्वेसी विद इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, मतलब लोग ज्यादा हो गए लेकिन कोर्ट और जजेस कम है, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीजिंग लिटिगेशन इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कॉम्प्लेक्स लॉज है, और उसके बाद में कई तो लीगल स्टैच्यूज ऐसे जिनके कोई मतलब ही नहीं है और वो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लॉज और उसके अलावा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और उस हिसाब से जजेस वगैरह नहीं है, तो इस वजह से लिटिगेशन बढ़ रहा है, कोर्ट का बर्डन बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, क्योंकि देखो वही है, वकील वगैरह महंगे हो रहे हैं, ठीक है, डिफेंडिंग केस महंगा हो रहा है, इंक्रीजिंग कोर्ट फीस ये भी बढ़ रही है, लॉयर्स की फीस बढ़ रही है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब मान लो मेरा कोई केस लगा हुआ है चेन्नई हाई कोर्ट में, तो मेरे को चेन्नई ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर आल्सो देयर। तो ये भी एक दिक्कत है कि भाई पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं इस कोर्ट वाले प्रोसेस के अंदर। डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस रिजल्टिंग इन ह्यूज पेंडेंसी इन ऑल द कोर्ट्स, बहुत ज्यादा टाइम लगता है केसेस को सॉल्व होने में, इस वजह से पेंडेंसी हर कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा, कोई हाई कोर्ट उठा लो, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उठा लो, सुप्रीम कोर्ट उठा लो, हर जगह बहुत ज्यादा पेंडेंसी है, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस बाय द कोर्ट्स। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ADR, अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं ADR काम आता है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये काम आ जाता है, ठीक है। तो देखो बेनिफिट्स ऑफ ADR, सबसे पहले इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस कॉस्टली देन लिटिगेशन, पैसा कम लगता है। अमीर लोग आर्बिट्रेशन करवाते हैं, तो अब मुकेश अंबानी आर्बिट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए 20-30-50 लाख कोई महंगा काम नहीं है। और हमारे जैसे लोग, हम लोक अदालत के लिए जा सकते हैं। आप में से कोई अमीर होगा तो भाई बुरा मत मानना, ठीक है। मेरे जैसे लोग जो है, हम लोक अदालत के लिए जा सकते हैं, तो हमें लोक अदालत फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज ऑफ कोर्ट एज इनफॉर्मल वेज आर अप्लाइड, ठीक है। तो कोर्ट की टेक्निकलिटी इसके अंदर नहीं लगती, इनफॉर्मल वेज होते हैं, तो फटाफट काम हो जाता है कोर्ट के अंदर। तो देखो सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई नीड नहीं है। उसके बाद में इट कैन बी यूज एनी टाइम इवन व्हेन द डिस्प्यूट इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट।
तो सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी क्या कहता है कि अगर केस चल भी रहा है और कोर्ट को लगता है कि इसे रेफर कर दो तो वो रेफर कर सकते हैं एडीआर को, ठीक है। तो ये कभी भी यूज किया जा सकता है, भले ही केस कोर्ट के पास चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द पार्टीज हु कैन चूज द टाइम एंड प्लेस एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द एडीआर। तो देखो पार्टीज के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि पहले तो वो चूज कर सकते हैं लोक अदालत में जाना है, आर्बिट्रेशन में जाना है, मीडिएशन में जाना है, कंसिलिएशन में जाना है। उसके बाद में टाइम प्लेस, अब कोर्ट के अंदर तो क्या होता है, जैसे मान लो आपको बेंगलोर हाई कोर्ट के अंदर अपीयर होना है, इस डेट को अपीयर होना है, इस टाइम पे अपीयर होना ही है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एडीआर में यू आर फ्लेक्सिबल, दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड कर लो और अपने हिसाब से जो चीज अच्छी लगे उस हिसाब से उसे सॉल्व करवा लो, ठीक है। उसके बाद में इफ द डिस्प्यूट इज टेक्निकल इन नेचर, पार्टीज हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट एक्सपर्ट हु पॉजेस द रेलेवेंट लीगल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो कई बार क्या होता है कि कई डिस्प्यूट्स ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े टेक्निकल इन नेचर है। जैसे मान लो कि मेरा कोई कंपनी लॉ का डिस्प्यूट आ गया और मेरे को केस फाइल करना है और वो केस गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो जज बैठा उसने जिंदगी भर क्रिमिनल लॉ से डील किया, उसको कंपनी लॉ का नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो मेरे को आर्बिट्रेशन कराना है तो आई कैन अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर हु इज एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट कि हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते हैं। और उसके बाद में इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एडीआर प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू इवन रेफर डिस्प्यूट्स टू नॉन लॉयर्स। इसके अंदर जरूरी नहीं है लॉयर्स के पास जाए, मीडिएटर नॉन लॉयर भी हो सकता है। ये राम मंदिर वाला डिस्प्यूट था ना, इसके अंदर कोई पंडित है श्री श्री रविशंकर नाम से, ठीक है, उनको एक बार मीडिएटर बनाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो वो कोई लॉयर थोड़ी है बट स्टिल दे कैन बी मीडिएटर्स, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडीआर। अगर स्क्रीनशॉट करना आप कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ एडीआर। तो देखो एडीआर के टाइप्स के अंदर सबसे पहले आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, नेगोशिएशन और लोक अदालत, ठीक है। ये 5 तरीके के एडीआर है। आज हम मेनली आर्बिट्रेशन डिस्कस करेंगे, बाकी के ये जो 4 है वो हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्बिट्रेशन की बात करते हैं हम। तो आर्बिट्रेशन का मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। तो ये रोमन लॉ से निकाला हुआ वर्ड है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है इट कम्स फ्रॉम द नोमेनक्लेचर ऑफ रोमन लॉ। उसके बाद में इट इज अ प्राइवेट अरेंजमेंट ऑफ टेकिंग डिस्प्यूट्स टू अ लेस एडवर्जेरियल, लेस फॉर्मल एंड मोर फ्लेक्सिबल फॉरम एंड अबाइडिंग बाय जजमेंट ऑफ सेलेक्टेड पर्सन इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट टू द एस्टेब्लिश्ड कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। तो देखो बेसिकली आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट कोर्ट है, समझ गए। जजमेंट जो है उसको हम अवार्ड कहते हैं, कोर्ट के जजमेंट को तो हम जजमेंट कहते हैं, इनके जजमेंट को हम अवार्ड कहते हैं। अवार्ड बाइंडिंग होता है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। इट इज अ प्राइवेट कोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद में देखो लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन इज कंटेन्ड इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। ये 25 जनवरी 1996 को फोर्स में आया था। ये पॉइंट एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड ऑल्सो इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। तो अगर मान लो कोई पार्टीज फॉरेन में जाके भी, विदेश में भी आर्बिट्रेशन करवाती है तो वो भी इंडिया के अंदर एनफोर्सेबल होगा। ये आज़ादी भी ये लॉ हमें देता है, ठीक है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी इंडिया के अंदर बाइंडिंग है, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ये कहता है। बाल्को वर्सेस केसर केस जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज लार्जली इन्फ्लुएंस बाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिसिटरल मॉडल लॉ, ठीक है। तो देखो ये जो आर्बिट्रेशन वगैरह के लॉज है ना, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। तो एक रिक्वायरमेंट आती है कि ये जो लॉज है वो पूरे इंटरनेशनली यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक मॉडल लॉज बनाए 1985 के अंदर और सारे देशों को टाइम दिया कि इसके हिसाब से अपने लॉज को ड्राफ्ट कर लो, ठीक है। इंडिया ने इसके हिसाब से अपना आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ड्राफ्ट किया है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है वो किसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है, दैट इज यूनिसिटरल मॉडल लॉज, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर आर्बिट्रेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोसेस की बात करते हैं। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कैसे चलता है? तो देखो पहला स्टेप है नोटिस, ठीक है। मान लो एप्पल और सैमसंग के बीच में आर्बिट्रेशन हो रहा है, ठीक है। एप्पल जो आईफोन बनाती कंपनी वर्सेस सैमसंग, ठीक है, इनके बीच में आर्बिट्रेशन हो रहा है। तो मान लो एप्पल को सैमसंग के ऊपर आर्बिट्रेशन करवाना है या केस करना है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है एप्पल जो है वो सैमसंग को एक नोटिस भेजेगी। ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद में आर्बिट्रेटर को चूज करना पड़ेगा। पार्टीज इन एन आर्बिट्रेशन हैव द फ्रीडम टू सेलेक्ट क्वालिफाइड एक्सपर्ट नोन एज आर्बिट्रेटर, ठीक है। दोनों पार्टीज मिलकर चूज कर लेगी लंदन में आर्बिट्रेशन करवाना है या फिर सिंगापुर में करवाना है, कहीं भी करवाना है, ऑस्ट्रेलिया में करवाना है, दे आर फ्री टू डिसाइड। आर्बिट्रेशन 2 ही तरीके से इंड्यूस हो सकता है, या तो एग्रीमेंट हो या फिर कोर्ट ने रेफर कर दिया। तो मान लो एप्पल और सैमसंग का इंडिया में डिस्प्यूट हो गया तो अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी कोर्ट ने बोला भाई आप आर्बिट्रेशन करवा लो। ये दोनों सोचते कि हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आर्बिट्रेशन करवाएंगे, ठीक है।
ठीक है, दिस इज द स्टेप 2। उसके बाद में स्टेप 3, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कौन फाइल करेगा? जो केस फाइल कर रहा है, तो इनिशियल डॉक्यूमेंट फाइल बाय द क्लेमेंट्स। तो यहाँ पे क्लेमेंट कौन है? एप्पल है, ठीक है। एप्पल विल गिव द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है। तो इसके अंदर इश्यूज वगैरह एप्पल बताएगा कि इनको क्या क्या दिक्कत है सैमसंग से, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेप 4 के अंदर क्या होगा? सैमसंग एक काउंटर क्लेम देगा, ठीक है। सैमसंग की साइड से रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई को हम क्या कहते हैं? काउंटर क्लेम कहते हैं। दिस इज द स्टेप 4। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप 5, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। क्लेम, काउंटर क्लेम, ये सारी की सारी चीजें आर्बिट्रेटर को दे दी जाती है। और आर्बिट्रेशन कहाँ हो रहा है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। एप्पल ने सैमसंग के ऊपर केस फाइल किया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेशन इज कॉन्फिडेंशियल अनलाइक द कोर्ट प्रोसीडिंग विच आर ओपन टू पब्लिक। तो एक और चीज है कि ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, ट्रेड सीक्रेट जो है वो भी बाहर नहीं आते, ठीक है। प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है, ये आर्बिट्रेटर जो है वो इन दोनों पार्टीज की बात सुनता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, कमर्शियल रेपुटेशन मेंटेन रहती है, ट्रेड सीक्रेट्स बाहर नहीं आते, क्योंकि कोर्ट का तो हर चीज ओपन होता है, इसका ओपन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में फाइनली अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है जजमेंट, ठीक है। डिसीजन रेंडर्ड बाय एन आर्बिट्रेटर इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड, सिमिलर टू अ जजमेंट गिवन बाय अ जज। द आर्बिट्रल अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। तो अगर आप आर्बिट्रेशन के लिए गए हो, आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग होगा, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अनलाइक द जजमेंट रेंडर्ड बाय द जज इन द कोर्ट, अवार्ड डज नॉट होल्ड प्रेसिडेंशियल वैल्यूज फॉर फ्यूचर आर्बिट्रेशन। तो देखो, कोर्ट के जजमेंट की तो एक प्रेसिडेंशियल वैल्यू होती है, मतलब आगे उसको यूज किया जा सकता है, आगे वो लॉ बन जाता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। नाउ सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, कि आर्बिट्रल अवार्ड को कब स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, उसको कब इनवैलिडेट किया जा सकता है। तो आर्बिट्रल अवार्ड को इनवैलिडेट करने के लिए एक ही तरीका है, वो है कोर्ट, ठीक है। तो आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर्ड इन एन आर्बिट्रेशन में बी स्ट्रक डाउन और इनवैलिडेटेड बाय द कोर्ट। जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इसको इनवैलिडेट कर सकते हैं। ग्राउंड्स क्या क्या है? इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, कि पार्टी आर्बिट्रेशन के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, मान लो मैंने आर्बिट्रेशन करवाया और मेरे सगे चाचा आर्बिट्रेटर थे, तो वो तो बायसनेस आ गई ना, ठीक है। डिस्प्यूट फॉलिंग आउटसाइड द टर्म्स ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कोई क्रिमिनल केस हो गया, क्रिमिनल केसेस पे आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब मान लो कोई किसी ने क्रिमिनल केस पे आर्बिट्रेशन करवा लिया, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद में बायसनेस, वही मेरे चाचा अगर आर्बिट्रेटर बैठे तो बायसनेस तो हो गई, या फिर द आर्बिट्रल अवार्ड वायलेटिंग द पब्लिक पॉलिसी एट लार्ज, ठीक है। सो दिस इज द सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन की अब हम बात करते हैं, ठीक है। किस किस तरीके के आर्बिट्रेशन होते हैं? पहला डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, देन फॉरेन आर्बिट्रेशन, एडहॉक आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। 6 तरीके के आर्बिट्रेशन होते हैं, जिनको हम एक एक करके अगली स्लाइड के अंदर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक एंड फॉरेन आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें, तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन रेफर्स टू आर्बिट्रेशन वेयर प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसीडिंग कहाँ होगी? इंडिया के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद में पार्टीज भी इंडियन है, ठीक है, और सारे के सारे लॉज जो है वो इंडिया के लगेंगे, भले ही सब्सटेंटिव लॉ हो या प्रोसीजरल लॉ हो, इंडियन लॉज लगेंगे, ठीक है। फॉरेन आर्बिट्रेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस आउटसाइड इंडिया बट द आर्बिट्रल अवार्ड इज इंटेंडेड टू बी इन्फोर्स्ड इन इंडिया। तो देखो, ऐसा हो सकता है रिलायंस और टाटा के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और उन्होंने लंदन जाके आर्बिट्रेशन करवा लिया, पार्टीज इंडियन है बट दे आर गोइंग टू अ फॉरेन लैंड फॉर आर्बिट्रेशन बट इट विल बी बाइंडिंग इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में की डिस्टिंक्शन लाई इन द प्लेस वेयर आर्बिट्रेशन इज कंडक्टेड, ठीक है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन जो है, इसका पूरा एप्लीकेशन होता है पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, जबकि फॉरेन आर्बिट्रेशन जनरली लिखा हुआ है पार्ट 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, और ये दोनों एनफोर्सेबल होते हैं, ठीक है। दोनों अवार्ड जो है, दोनों जजमेंट जो है वो मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब एडहॉक, इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की अपन बात करें, तो एडहॉक आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, पार्टीज अपने हिसाब से कोई भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेती है, इसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये है कि मतलब मान लो कि मेरे को आर्बिट्रेशन करवाना है, मैं 2 वकीलों के पास गया, उन्होंने बोला हमें ये काम आता है, हमने उन्हें अपॉइंट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से एक प्राइवेट अरेंजमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है? देखो यार, एक इंस्टीट्यूशन होता है जैसे लंदन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ठीक है, LCIA। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे पूरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम ही आर्बिट्रेशन का होता है। कंपनीज होती है, इन कंपनीज के थ्रू जो आर्बिट्रेशन करवाया जाता है उसको हम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कहते हैं। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि वो आर्बिट्रेशन या वो चीजें जिसमें कानून के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये चीज तो आर्बिट्रेशन के अंदर ही जाएगी। जैसे एक इंडियन डिफेंस एक्ट बना हुआ है 1971 का, उसके अंदर जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो सिर्फ आर्बिट्रेशन में जाता है, ठीक है। दैट इज स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, मतलब कंपलसरी है, लॉ में ही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड फाइनली इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 1 फॉरेन पार्टी एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज F ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। एक फॉरेन पार्टी और बाहर होता है ये देश के, ठीक है।
उसके बाद में अब कुछ केस लॉज है। पहला केस है बाल्को वर्सेस केसर। तो इसके अंदर देखो क्या हुआ था, बेसिकली इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड ये केस है। इस केस से पहले एक केस हुआ था नेम्ड भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। इसके अंदर एससी बोले तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट अप्लाइड इवन टू द फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन। मतलब पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है ना, वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से डील करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोल दिया कि जो फॉरेन आर्बिट्रेशन हो गए उस पे भी पार्ट 1 अप्लाई होगा। मतलब इंडियन कोर्ट्स उसको रिवर्स कर सकते हैं, इंडियन कोर्ट्स की उसके ऊपर पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाटिया इंटरनेशनल केस के अंदर। ठीक है, इन बाल्को वर्सेस केसर डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज वर आर्बिट्रेटेड इन लंदन अंडर इंग्लिश लॉ। ठीक है, तो बाल्को वर्सेस केसर के अंदर दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, दोनों ने आर्बिट्रेशन को चूज किया, लंदन के अंदर आर्बिट्रेशन हुआ। ठीक है, और लंदन के इंग्लिश लॉज के हिसाब से आर्बिट्रेशन हुआ। ठीक है, डिस्पाइट दिस बाल्को चैलेंज द अवार्ड। बाल्को के खिलाफ डिसीजन आ गया होगा और इंडियन कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया सेक्शन 34 और सेक्शन 9 के अंडर इंटरिम रिलीफ मांग लिया कि भाई इस आर्बिट्रल अवार्ड को साइड हटाओ। ठीक है, क्योंकि इनके खिलाफ जजमेंट आ गया था, बाल्को ने इंडिया में से चैलेंज कर दिया। द मेन लीगल इशू, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, वाज वेदर इंडियन कोर्ट कुड एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन, कि क्या इंडियन कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है फॉरेन आर्बिट्रेशन के ऊपर, ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द भाटिया इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन। तो इस केस के अंदर जो डॉक्ट्रिन आया था ना, उसको ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, बोला कि ये गलत है और ये बोला पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाइज ओनली ऑन द आर्बिट्रेशन सीटेड इन इंडिया। जो आर्बिट्रेशन इंडिया में होगा ना, उन्हीं पे अप्लाई होगा और कहीं अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, द कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पार्ट 1 डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड पार्ट 2 फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड, दे आर सेपरेट फील्ड। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला कि पार्ट 1 डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात करता है, पार्ट 2 की बात करता है फॉरेन आर्बिट्रेशन की, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन सीट एंड वेन्यू। ठीक है, वेन्यू देखो कुछ भी हो सकता है, सीट का मतलब ये है कौन सा लॉ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन था, बोले तो लंदन के लॉज लगेंगे और इंडियन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इम्पैक्ट इसका क्या आया। तो कोर्ट हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कोर्ट्स कैन नॉट ग्रांट इंटरिम रिलीफ अंडर सेक्शन 9 व्हेन द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया। इट स्ट्रेंथन्ड द पार्टी ऑटोनॉमी एंड रिड्यूस जुडिशियल इंटरफेरेंस। ठीक है, हाउएवर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लेड टू, एक अमेंडमेंट भी हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से एक अमेंडमेंट करना पड़ा 2015 में, सेक्शन 2 क्लॉज 2 को अमेंड किया गया, विच अलाउड इंडियन कोर्ट्स टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ इवन इन फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशंस अनलेस एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय द पार्टीज। तो जब तक अगर मान लो पार्टीज ने एक्सप्रेसली बोल दिया कि इंडियन कोर्ट्स का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो नहीं होगा, और अगर पार्टीज ने बोला कि इंटरफेरेंस चाहिए तब हो सकता है। तो ये एक अमेंडमेंट भी हुआ था। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉन्कन रेलवे वर्सेस मेहुल कंस्ट्रक्शन। 2000 के अंदर ये केस हुआ था। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ आर्बिट्रेशन ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबल ट्रेड एंड डिलेज इन ट्रेडिशनल कोर्ट लिटिगेशन। तो कोर्ट ने ये बोला कि आर्बिट्रेशन को चूज करना चाहिए, क्योंकि एक तो केसेस बढ़ रहे हैं, टाइम लगता है, और आर्बिट्रेशन में काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट ऑब्जर्व दैट एडीआर मैकेनिज्म आर एसेंशियल फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स। इट हाईलाइटेड दैट आर्बिट्रेशन रिड्यूसेस द कोर्ट बर्डन एंड इंश्योर्स एफिशिएंसी। तो आर्बिट्रेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है, जल्दी जजमेंट आता है और कोर्ट का बर्डन भी कम होता है। ठीक है, तो इसके पीछे का लेजिस्लेटिव इंटेंट भी सामने आया कि भाई आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हमने क्यों बनाया, ताकि क्विक और इफेक्टिव और बिजनेस फ्रेंडली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो सके। तो कोर्ट ने ये बोला कि ज्यादा से ज्यादा आर्बिट्रेशन को यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में फॉरेस्ट डेव लॉसन वर्सेस जिंदल एक्सपोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट इज टू प्रोवाइड अ स्पीडी अल्टरनेटिव टू द प्रोलॉन्ग लिटिगेशन। सेम सी बात है। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रोविजन ऑफ एक्ट मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू अवॉइड अननेसेसरी प्रोसीजरल डिलेज। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि फटाफट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करें, क्योंकि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बनाया ही इसी वजह से गया था। ठीक है, इट स्ट्रेस दैट एक्सेसिव जुडिशियल इंटरवेंशन डिफीट्स द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन। कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं करना है आर्बिट्रेशन के अंदर ज्यादा। द केस स्ट्रेंथन्ड द प्रो आर्बिट्रेशन अप्रोच ऑफ इंडियन कोर्ट्स एंड सपोर्टेड मिनिमल कोर्ट इंटरफेरेंस इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, आई गेस वी आर डन एंड डस्टेड विद पार्ट 1। अब पार्ट 2 के टॉपिक्स हम देख लेते हैं। मीडिएशन के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ मीडिएशन, टाइप्स ऑफ मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत, ओम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्ता और कंक्लूजन। ठीक है, पार्ट 2 का वीडियो मैं 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू विद द नेक्स्ट वन।